दोनों जिला के जिला अध्यक्ष जी, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेता पूर्व विधायक दिनेश जी, फजील भाई, प्रेमचंद बाबू, राजेश जी और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, पूर्व मुखिया, जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद और अध्यक्षता कर रहे जिला पार्षद उपाध्यक्ष जी, पूर्व मुखिया भोला बाबू या अन्य कई सम्मानित हमारे परिवार के सम्मानित कई नेता जो नीचे बैठे हैं, इसमें लगभग मेरे परिवार और हम लोगों से कहीं न कहीं एक पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ता है। पूर्णिया घर है, कटिहार ननिहाल है, मेरा नाना का घर मनसाही है। हम कजरा में भी पढ़े, कटिहार डीएस कॉलेज में भी पढ़े, सलमारी में भी पढ़े, सलमारी कॉलेज के प्रोडक्ट थे इंटर के। और यह इलाका जो आज आप लोग हैं, हमारे लिए ईश्वर और पिता की तरह ही नहीं है, बिल्कुल उससे ऊपर है। वैसे मैं देश के बुजुर्गों को अपना ईश्वर और देव से ऊपर मानता हूं। हमारे जो यहाँ पर उपस्थित है माँ बहनें, उसकी लड़ाई बचपन से पप्पू यादव की रही है। भैया बोलिएगा नहीं, हम जब बोले तो जरा सुनिएगा, इससे आपको अच्छा लगेगा। मेरा और आपके बीच का रिश्ता क्या है? कभी राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा। मेरा और आपके बीच का रिश्ता एक जज्बात का है, एक इमोशंस का है, एक ऐसी फीलिंग हमारे और आपके बीच है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हैं तो पप्पू यादव की ऊर्जा, पप्पू यादव के भीतर मरने की, लड़ने की, संघर्ष करने की जज्बा, इस देश के 140 करोड़ लोग, जब हम गिरफ्तार हुए थे कोरोना में, रूढ़ी जी के घर से 60 एम्बुलेंस निकला था। हमारी गिरफ्तारी पटना में सरकार ने कर ली। तब तक लगभग हम इस हिंदुस्तान को लगभग 34 करोड़ लोगों के, मजदूरों के अकाउंट में एक एक देश के मजदूरों को घर वापस बुला चुके थे। दुनिया का हर व्यक्ति, जहां ऑक्सीजन की कमी थी, जहां रेमडेसिविर दवाई की कमी थी, जिन चीजों की कमी थी, लगभग 3000 से ऊपर लाश मैंने खुद जलाया। जब मैंने सरकार से पूछा मेरी गुनाह क्या था, मेरे मुंह पर पट्टी नहीं था, मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं था, मैंने इंसानियत और इंसान को देखा और सेवा में हम लग गए। मेरा जज्बात एक पिता और बच्चों की तरह था, मेरा जज्बात एक भाई और भाई की तरह था, मेरा जज्बात एक पिता और बेटे की तरह था, मेरा जज्बात एक माँ और पुत्र की तरह था, मेरा जज्बात एक बेटी और बहन की तरह था। कोई ऐसा घर नहीं बचा था जिसके लाश, भैया इनको चुप करवाइए ना भाई, बाबू थोड़ा देर चुप रहो ना। वो दोनों कुर्सी उनको बोलिए ना, थोड़ा देर चुप रहिए, थोड़ा देर। आपके भीतर भी कल दुनिया के लिए देने की ताकत हो जाए। आप पप्पू यादव को सिर्फ सुनिए, पढ़िए, आप खुद ब खुद दुनिया के लिए जीने लगे। इंसान का मतलब होता क्या है? इंसान क्यों आए? हम आए क्यों हैं? हम राजनीति करने नहीं आए। हाफ पेंट में एमएलए बने। पूर्णिया ने 3 बार, मधेपुरा 2 बार, सिंहेश्वर 1 बार। और ये जिंदगी दी किसने? ये जिंदगी दी सीमांचल और कोसी के लोगों ने।
आज जो हम कभी कभी हमारे एक मित्र ने हमसे फोन करके आज कहा कि कोरहा के लोग अपने को बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं। कोरहा के लोगों का सम्मान बिल्कुल है दृष्टि से देखा जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब इस भारत के हर हिस्से से कोटा में एक एक बच्चे जब तिल तिल करके रो रहे थे, प्रधानमंत्री से उम्मीद लोगों ने छोड़ दी, तो सिर्फ एक ही उम्मीद थी, पप्पू यादव। ट्रेन लेके कोटा कौन पहुंचा? अकेला पप्पू यादव। 3 ट्रेन, किसी ने हमें पैसा नहीं दी। ये उम्मीद जगी किसके लिए? ये उम्मीद जगी कोरहा कटिहार आपके कारण। जिस पप्पू को आपने पैदा करके पूरी दुनिया की उम्मीद बना दिया हो, और आप सोचिए कि आपका उम्मीद कौन है, तो आप तो मेरे दिल में रहते हैं, भगवान है। भगवान कभी दूर रहता है, ईश्वर अल्लाह कभी दूर रहता है। मैं आपको कभी इंसान के रूप में नहीं देखा। हर गरीब के, मेरा हाथ हर गरीब के पैर पर होता है। दुनिया में मैंने शायद कोई ऐसा परिवार और घर बचा हो, शायद, जहां पहुंचने का प्रयास संकट में, जब भी कोई क्राइसिस परिस्थितियां आई, संकट आया किसी व्यक्ति के जीवन में, मैंने कोशिश की 12 घंटा, 6 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा के अंदर उसके घर पर पहुंचूं। कोई ऐसी घटना, आप जब पूरा देश पप्पू यादव में सपना देख सकता है। जब हम गिरफ्तार हुए थे तो पूरी दुनिया ने लिखा था, रिलीज पप्पू यादव, रिलीज पप्पू यादव, रिलीज पप्पू यादव। शायद आज तक वर्ल्ड के इतिहास में यह सौभाग्य प्राप्त आपके पुत्र को हुआ। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, तब से लेकर के 48 घंटे तक पूरी दुनिया ने लिखा कि ये गलत किया गया पप्पू यादव के साथ। पूरी दुनिया को उम्मीद, पटना, पूरा भारत छोड़ दिया। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिलने लगे। पूरी दुनिया से उठा उठा करके मैंने दिल्ली को ऑक्सीजन भेजा। पटना जब कंप्लीट रूप से भूख से बच्चे अरबपति खरबपति बिलखने लगे, मैं 12 दिनों तक सोया नहीं। ड्राइवर भाग गए, जेसीबी खुद चलाई, खुद ट्रैक्टर चलाया, खुद खाने उठाए, खुद कंधों पर दूध लिया, खुद ब्रेड ली। और 12 दिनों तक जब सारी उम्मीद और सपने और विश्वास खत्म हो गए थे, तो एक ही विश्वास था, एक ही उम्मीद, एक ही सपना था, और वो था कोरहा के बेटा पप्पू यादव का। सिर्फ पप्पू ही हमें बचा सकते। चाली मत बजाइए, सिर्फ सुन लीजिए। आपको क्या लगता है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान, हर आदमी, हमने जिनको नहीं जाना, एक ही इंसान है, वो है पप्पू यादव। बंबई में पप्पू, फिर ये तो घर है मेरा, आप मेरे हैं, मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूं। मैं दुनिया में एक इंसान हूं, मैंने कभी किसी व्यक्ति से डरा नहीं। हम हर गलत लोगों के खिलाफ लड़े। इस बीच में आपके यहां 3 मर्डर हुई, हम तीनों मर्डर में आए। तीनों मर्डर में हमने न्याय दिलाने की कोशिश की। बच्चे मर गए, बेटे को मार दिया गया, कहीं घटना घट गई, कहीं आग लग गया, कई लोग बिलख रहे थे। हमेशा जब कोई ऐसी परिस्थितियां आई, अब आप हमको बताइए,
बिजली के सवाल पर जिस डीएसपी ने गोली चलाया, पप्पू यादव नहीं होता, उस डीएसपी की पैरवी इतनी थी आप अंदाजा नहीं कर सकते थे। मैंने प्रूव किया कि डीएसपी के बॉडीगार्ड ने गोली चलाया और ये जांच में आ गया। सारे जनप्रतिनिधि, मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, नगर उप सभापति, सब पर केस कर दिया। सबके घर में पुलिस गई, सबके परिवार को झकझोर दिया। पप्पू यादव को लड़ना पड़ा, सारे केस को रोकवाना पड़ा, कटिहार को बंद करना पड़ा, कोरहा को चुनौती में लेना पड़ा, बारसोई को। तब कहां चले गए नेता लोग? कांग्रेस के नेता इसी कटिहार से, माले का नेता इसी कटिहार से। जो लोगों को गोली लगी उनके शरीर को कोई छोड़ने वाला नहीं था। किशनगंज में थी, सलमारी में थी, सिल्लीगुड़ी में। जाइए उस रियाज की मां से पूछिए उसकी इलाज कैसे हुई। जाइए उस सोनू शाह के पिता से पूछिए कि आपकी उम्मीद रुक गई थी तो पप्पू यादव ने आपको सपना क्यों दिखाया। एक ही बात बच्चे थे जिसको गोली लगी, जिहाद या क्या नाम था, जाइए पूछिए कि आपके घर में चुल्ली कैसे जली। यदि इस बिहार और देश में जब कभी कोई संकट आता है तो एक ही न्याय की उम्मीद होती है पप्पू, एक ही जिंदगी को मुस्कुराने का अवसर होता है पप्पू, और एक ही सारी व्यवस्थाओं को, सिस्टम को चैलेंज करने की का नाम होता है पप्पू। आज नीतीश कुमार जी भी फोन करे, मुख्यमंत्री हैं, किसी अस्पताल में मैं भी फोन करता हूं, किसी का बच्चा 4 लाख रुपया बंधक बना करके हो, किसी की मां का लाश हो, पप्पू यादव फोन कर दे और मुख्यमंत्री जी भी फोन कर दे। इसीलिए नहीं कि मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनेगा, इसीलिए अस्पताल के मालिक ये सोचते हैं मुख्यमंत्री जी ने किसी के कहने पर कह दिया होगा, भूल जाएंगे, दोबारा फोन नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़े अस्पताल वाले मंत्री नेता से मिले होते हैं, सिस्टम से मिला होता है, पदाधिकारी से मिला होता है, इसलिए दोबारा फोन नहीं आएगा। पप्पू यादव के फोन जाने का मतलब है उसके मन में यह बैठ जाता है, यदि इस व्यक्ति का फोन आया है, यदि हम 1 घंटे के अंदर किसी के परिवार को ना छोड़े, या तो वो आ जाएगा, ना उसको हम खरीद सकते हैं, ना हम उसको डरा सकते हैं, ना हम उसको मार सकते हैं, ना हम उसको मरवा सकते हैं। पप्पू यादव का मतलब है इस दुनिया का सबसे निहायत एक ऐसा इंसान जो सिर्फ हर काम ईश्वर के लिए करता है। मैं ईश्वर को, मैं सिर्फ आपको देखता हूं। कोई एक दुनिया का आदमी आपको कभी मिल जाए कि हमारे संकट में पप्पू यादव नहीं पहुंच पाए तो आप ढूंढ लेना। फिर कोरहा के लोग ये बात मन में सोचे, मैं कुछ नहीं था तब भी कोरहा, कोई घटना समाज का जिन लोगों को आप बनाते हो उनसे पूछो, क्या कोई न्याय के लिए कहीं जाता है? मुख्यमंत्री जी के घर में मर्डर हो तो पप्पू यादव, मुख्यमंत्री जी के यहाँ घर में शराब से मरे तो 50,000 हर व्यक्ति को पप्पू यादव, डिप्टी सीएम के घर में मर्डर हो तो पप्पू यादव, नित्यानंद जी के घर में मर्डर हो तो पप्पू यादव, हर मंत्री के घर में घटना घटे तो पप्पू यादव। वहां का एमएलए नहीं, वहां का एमपी नहीं, वहां की सरकार नहीं, इस देश का पीएम नहीं। कोटा में हर बच्चे जब टूट गए थे अकेला जाना पड़ा। कोई ऐसी घटना
मैं कोढ़ा के एक एक बुजुर्गों को यह विश्वास दिलाता हूं, शायद आपके पुत्र और आपके भाई और आपके परिवार की परछाई आपसे दूर होगा, मेरी परछाई 24 घंटा आपके साथ खड़ी रहती है। आप मेरे लिए भगवान की तरह हैं। जिस किसी ने भी कोढ़ा को पूर्णिया और कटिहार दोनों से अलग रखा, मैं आपको वचन देता हूं, कोढ़ा हमारी जिंदगी है और कोढ़ा को ऊंचा सम्मान देना पप्पू यादव की सबसे बड़ी विचार होगी। आप कोढ़ा जिस तरीके से हमेशा से अनुसूचित जनजाति का सीट होने के कारण इसका सम्मान न तो सरकार ने दी, न तो केंद्र ने दिया और न ही किसी मंत्री और एमपी ने दिया। मैं आपको वचन देता हूं, कोढ़ा का हर घर, हर परिवार, हर जाति के लोग मेरे लिए प्राथमिकता होगी। मेरे लिए जितना सत्य और भगवान है उतना कोढ़ा के जीवन का हिस्सा होगा। आप मुख्य धारे में आगे होंगे। आपको जो अपेक्षा किया है पप्पू यादव के रहते, अब जीवन में आपकी अपेक्षा कभी नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं यहां ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, मैं ना कोई राजनीति की बात करूंगा। आप हमें डेली सुनते हैं, आप हमें डेली देखते हैं। परसों मैं जहां 3 मजदूर मर गए वहां जाऊंगा, जहां पर बड़े पैसे वाले लोग, फैक्ट्री वाले वहां हैं। कल कहीं और रहूंगा। मैं हमेशा पल पल, मिनट मिनट, मैं सिर्फ इंसान को लिए ढूंढता हूं कि कौन संकट में है। मैं ढूंढता हूं, मुझसे कोई कहता नहीं है, मुझको कोई भेजता नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर ढूंढता हूं, मैं अखबारों में ढूंढता हूं, मैं अपने साथियों से पूछता हूं कि आपके इलाके में कोई गरीब पर, किसी ताकतवर लोगों का जिंदगी में प्रवेश तो नहीं है, कोई घटना तो नहीं घटी, कोई संकट में तो नहीं है। आप किसी एक दिन हमको बताओ, मुझको राजनीति करते कभी देखा? यदि मुझे राजनीति करनी होती तो हम दोगलई करते, हम भी दुनिया के सबसे बड़ा तेघरा बन जाते। आज मैं राजनीति कर लूं, थोड़ी सी दोगलई कर लूं, तो कल ही मैं सीएम बन जाऊंगा। मैंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। सीएम बहुत बड़ी बात नहीं होती है, नहीं होती है। आज पप्पू यादव को सीएम पीएम से ज्यादा लोग देखते हैं। आज पप्पू यादव को सीएम पीएम से ज्यादा उम्मीद करता है। कोई भी छोटी घटना घट जाए, 2 मिनट में लोग सोचते हैं पप्पू यादव कब पहुंचे। कोई संकट आ जाए, 3 मिनट में लोग सोचते हैं कि पप्पू यादव से मुलाकात कब होगी। ये कोई क्यों नहीं सोचता है कि मोदी जी से मुलाकात कब होगी। ये क्यों नहीं सोचता है कि मोदी जी मेरे यहां कब आएंगे। यह कोई क्यों नहीं सोचता है कि नीतीश जी कब आएंगे। सिर्फ पप्पू के बारे में ही क्यों सोचता, कटिहार के एमपी के बारे में क्यों नहीं सोचता, कटिहार के एमएलए के बारे में क्यों नहीं सोचता, पूर्णिया के एमपी के बारे में क्यों नहीं सोचता। इस इलाके ने सब कुछ दिया। हम तो ना कभी मंत्री बने, ना मुख्यमंत्री, ना संतरी। यदि आज इस दुनिया में सबके चहेते और सबके बेटे बने तो देन आपकी है कि आपने हमको दुनिया के लिए जीने सिखाया। आपने हमको सबका पैर छूना सिखाया। हमने कभी हाथ नहीं फैलाई आज तक। 57 के में हमारा जीवन अब जाएगा। 40 साल सड़कों पर बिताई मैंने, 40 साल हमने लाठी खाई है, 40 साल गोलियां खाई है, 40 साल सिस्टम के खिलाफ लड़े हैं, 40
साल माफिया अपराधी के खिलाफ लड़े हैं, 40 साल नेताओं के खिलाफ लड़े हैं। हम कभी डरे नहीं। सिर्फ डर, यदि हम कहीं झुके और डरे, वो सिर्फ आप हैं। आप यहां डर होता है। मैं जानता हूं मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके कारण बहुत बेबाक भी नहीं रह पाता हूं। मेरे भीतर करने की जज्बा है। इसीलिए मैं आपसे, कोढ़ा को मैंने पहला कार्यकर्ता सम्मेलन क्यों रखा, 4-5 महीना पहले बनमनखी में हुई थी, तब मैंने एक भावनात्मक बात वहां कहा था। लेकिन जब चुनाव को 5 महीना पहले हुआ, पूर्णिया हम छोड़े नहीं। 10,000 लिफाफा छाप के वोट के हारने के कारण बाय इलेक्शन मधेपुरा लड़ना पड़ा और मधेपुरा हम गए। अगले बार हम पूर्णिया लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से हम सम्मान करते हैं राहुल जी या उस परिवार का, मैडम चुनाव लड़ रही थी सुपौल से, अब इन लोगों को था कि यहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आप कहीं और खड़े होइए, लेकिन जहां कांग्रेस का उम्मीदवार है वहां आप छोड़ दीजिए। मैंने यह बात अपने कुछ मित्रों से कही। एक तरफ धर्म संकट, एक तरफ मैडम और एक तरफ कांग्रेस, और इस बीच में चुनाव लड़ना। मैं अगले बार ही ये निर्णय लिया था कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पूर्णिया से हारने के बाद आप याद करिए, पटना बाढ़ आया, हम हार भूल गए। मधेपुरा के लोगों ने विधानसभा में केस हुई थी, हम नहीं जा सके, जिसके चलते कहा पप्पू जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिन कारणों से हम हार गए। कोरोना आया, 6 महीना हम सड़कों पर रहे, घर भूल गए, घर के लोगों से हम 6 महीना नहीं मिले। 5 महीने तक परिवार के लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी बातचीत नहीं हुई। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी एक एक लोगों को बचाने का प्रयास किया, एक एक लोगों के लिए जीने का प्रयास किया, एक एक लोगों की मदद करने का प्रयास किया। क्या कोई ऐसा आदमी आप बता दीजिए, जिस किसी बिहार के क्षेत्र में किसी को पैरवी कराना होता है, क्या आप अपने एमपी एमएलए के नजदीक जा पाते हैं? क्या उसकी पैरवी कोई वीडियो सीओ कलेक्टर सुनता है? जिस देश में पीएम और सीएम की पैरवी ना सुने, उस देश में एमएलए एमपी की पैरवी सुनेगा? क्या हुआ? बारसोई के सारे मुखिया पर केस, 302 का केस, उड़ाने का केस, जिला परिषद पर केस, क्यों सारी सरकार खड़ी नहीं हुई? इंडिया के ही तो लोग थे, 34 लोग सामाजिक न्याय के मुखिया थे, जिला पार्षद थे, क्यों नहीं लड़ी? मैं इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा, जब सारे एमएलए एमपी का क्षेत्र और मुख्यमंत्री पीएम का क्षेत्र, दिल्ली में किसी भी एमपी एमएलए और प्रधानमंत्री के यहां कोई व्यक्ति पैरवी को लेके नहीं जाता है, सीधा पप्पू यादव, हर फोन पप्पू यादव, हर चिट्ठी पप्पू यादव। और जो सामने होता है मेरे पास, वो मेरे लिए सीधा सीधी पिता और भगवान का रिश्ता होता है। मैं आंख से देखता हूं, हर लोगों से पर्सनली मिलता हूं, हर लोगों के एक एक लोगों का हालचाल पूछता हूं, एक एक लोगों के परिवार से जुड़ता हूं। आप बताओगे कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा बेटा या भाई, कोई मुख्यमंत्री किसी पब्लिक से कभी मिलता हो? कोई देश का पीएम मिलता हो? और आप बताइएगा कि पप्पू यादव को आप जाते हुए हाथ देते हैं, तब पप्पू हम सोते कितना है? 2 घंटा, 1 घंटा, चलते कितना है? एक दिन में 22 घंटा, 18 घंटा, 600 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी वहां 100 किलोमीटर पैदल चलो,
अभी समस्तीपुर से पटना पैदल जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर से 800 फैक्ट्री बचाने के लिए पैदल चल रहे हैं 2 तारीख से। जब बिहार का 13.5 करोड़ लोगों के हर जिम्मेदारी का एहसास पप्पू यादव को हो, बिहार के हर परिवार, लोग बोलते हैं जाति, कोई ऐसी जाति बताइए जिस जाति के लिए दुनिया में सबसे न टकराया हो पप्पू यादव। 5 कुशवाहा जाति के मुखिया को मार दिया। मैं कैंप करके अपराधी की गिरफ्तारी और अपराधियों को चैलेंज किया और मैंने सरकार को कहा यदि 1 सप्ताह के अंदर वो अरेस्ट नहीं हुआ, या तो हम मारेंगे या तो आप मारिए, चुनौती के साथ। जो अपराधी इंसानियत के लिए नजीर बन जाए, डर बन जाए, उसको मिटा देना चाहिए, चाहे वो जितना ताकतवर हो, कोई हो। मैं मानता हूं कि मुझको कानून कभी कभी इजाजत नहीं देती। मैं मानता हूं कि अब कितनी लड़ाई 57 में इन करूंगा 24 तारीख को। अब कब 22.5 साल 91 में एमपी बने थे, 90 में एमएलए, उसके पहले पंचायती राज व्यवस्था में जाना, फिर कॉन्ट्रबाइंड हो जाना। 83 से 23, 40 साल। कभी नेपाल की राजनीति में पप्पू यादव की जिम्मेदारी, तो कभी भूज में अकेला पप्पू यादव, जब भूकंप आया था तो 1-1 लोगों की सेवा, कभी साइक्लोन आया तो उड़ीसा में 14 दिन, कभी उत्तराखंड डूब गए तो पप्पू यादव 13 दिन, गांव का गांव गोद लेना। और बिहार के हर परिवार से आप बोलिएगा ना, एक पप्पू यादव सब पर भारी है या नहीं, आप जाके सोचिएगा। एक पप्पू यादव सारे सिस्टम को चैलेंज करता है कि नहीं, जाके सोचिएगा। हम रहे ना रहे, मैं आपको वचन देता हूं, जो पप्पू यादव का यहां पे एक बिल्ला लगा के रखेगा और ब्लॉक में उसको न्याय नहीं मिला, किसी भी न्याय पदाधिकारी, समझ लेना उसी दिन पप्पू यादव का जीवन खत्म हो जाएगा। मैं तय किया हुआ हूं, हर पप्पूवादी लोगों को न्याय पप्पू के फोन से नहीं, सिर्फ पप्पू के विचार और रिश्ते से होगा, फोन से नहीं। जिस गाड़ी में पप्पू यादव का झंडा होता है, बोर्ड होती है, सब कहता है कि इंसान की पार्टी एक इंसान का वर्कर है, ये धुरता ही नहीं करेगा, क्योंकि ये यदि गलत किया तो पप्पू यादव लग चले जाएंगे और फिर पप्पू यादव इसको नहीं छोड़ेगा। आपको लगता है कि मैं किसी को छोड़ूंगा? मैं मिटा के जाऊंगा और हर गरीब को इस दुनिया में नंबर ऊपर, यहां मुझे नफरत है गरीब और गरीबी से। ये गरीब शब्द मुझे तकलीफ देती है। किसने पैदा किया ये गरीब शब्द? भगवान ने पैदा नहीं किया, भाग ने पैदा नहीं किया, किस्मत ने पैदा नहीं किया, सिस्टम ने पैदा किया, नेताओं ने पैदा किया। ये नेता और सिस्टम का नाजायज औलाद है गरीब और गरीबी। याद करिए, जब 30 करोड़ की आबादी थी, जब 20 करोड़ की आबादी थी आजाद हिंदुस्तान के पहले, तब हम क्यों गरीब नहीं थे? तब इतनी गरीबी क्यों नहीं थी? और जब हमारे फजील भाई अभी बोल रहे थे ट्रिपलन और कौन डॉलर मनी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम, फजील जी, 5 किलो अनाज, ये 5 किलो अनाज पर कब तक वोट दीजिएगा? कब तक पप्पू यादव को रोड पे रखिएगा? हम रोड पर रहें तब भी दुनिया के लिए जिए, हम एमपी एमएलए ना रहे तब भी दुनिया को बांटे, हम एमपी एमएलए ना रहे तब भी अपराधियों को मिटाए, हम एमपी एमएलए ना रहे तब भी पीएम सीएम से लड़े। कब तक 5 किलो? जिस देश का पीएम यह कहता हो कि 84 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, मेरा ही टैक्स, मेरा ही अनाज, मेरा ही पैसा, हमारी ही बिल्ली, हम ही से भी हम ही जिताते हैं, हम ही टैक्स देते हैं, मेरा ही अनाज होता है, और 5 किलो हम पर खैरात बांट करके वोट की बात करता है। 6,000, ताली मत बजाइएगा, 6,000 रुपया
एक व्यक्ति का इनकम मुख्यमंत्री जी कहते हैं 92.2% लोग कहते हैं कि 6,000 रुपया मात्र उसकी आमदनी है। मैं देश के लोगों से पूछना चाहूंगा, जो स्कूल की बात करते हैं वो राइट टू एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते, वो राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते। जिस दिन पप्पू यादव की सरकार बनी, मैं आपको वचन देता हूं, हर व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति हो, कोई हर व्यक्ति को मैं आर्थिक रूप से किसी भी जिम्मेदारी के साथ बोझ नहीं पड़ने दूंगा। जब मैं आज 2 लाख रुपया देके किसी की जिंदगी को बचाता हूं, जब मैं आज दशरथ मांझी को, लोगों ने राजनीति की, जब दशरथ मांझी मरे थे, जब उसके घर में घास की रोटी चल रही थी, हम हेलीकॉप्टर से, हम और मैडम गए, 2 लाख रुपया देकर के उसको हमने बिजनेस कराया उसके बेटे को। आज तक रंजीत रंजन जी के अकाउंट से 10,000 रुपया महीना भेजता हूं। आज तक हिंदुस्तान में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं। मैंने कभी तनख्वाह नहीं उठाई, मैंने कभी पेंशन नहीं उठाया, वो सब गरीब के घर में गए। ताली मत बजाइएगा, सब दूसरों के घर में गए। आज तक याद करिए, 90 में जब पूरे दुनिया को बिजली नहीं थी, तब पप्पू यादव पूर्णिया को 22 घंटा बिजली देता था। याद करिए 91 में जब पूरी दुनिया में मेडिकल सिस्टम खत्म था, तब पप्पू यादव बिहार के मेडिकल सिस्टम को चैलेंज किया था। याद करिए आज जब पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी, हम कोरोना को डरा रहे थे। याद करिए जब पूरी दुनिया पटना को छोड़ दिया था, हमने पटना को गोद लिया। याद करिए जब हर घर को लोग छोड़ देता है, उस घर पर सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचता है। याद करिए जब नफरत फैलाने की बात आती है, वहां सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचता है। चाहे किसी जात का हो, कोई घटना, मुजफ्फरपुर में 34 बेटी गायब हो गई, सड़कों पर चले भर दिन। मुजफ्फरपुर में 2 बड़े शाही और समीर की हत्या कर दी गई, अपराधियों के खिलाफ जंग लड़के गिरफ्तार करवाए। कोई ऐसी घटना, पटना का राजीव नगर नेपाली नगर को तोड़ रहा था, मैंने गोली खाने का काम किया बीच में, उधर से पुलिस की गोली और इधर से पत्थर, अकेला पप्पू यादव। उस दिन हम नहीं होते तो 850 मकान, पूरी जिंदगी राजीव नगर नेपाली नगर का पैसा लगा था, नहीं बचता। हाईकोर्ट ने मेरी बात मानी। याद करिए दालमिया नगर, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जहां पर पूरे घर को डिमोलिश करने के लिए 4,000 फोर्स भेजा गया। मैंने चुनौती में कबूल की। मैंने कहा मेरे रहते इस 2800 परिवार को हम मरने नहीं देंगे। कब हमने पीछे हटे, चाहे बगहा का मामला हो, चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे संघर्ष का मामला हो, फिर कोढ़ा। इसीलिए मैंने कहा मैं आज कोई राजनीति बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सीमांचल और कोसी की, मैं बात करूंगा महानंदा और गंगा की, मैं बात करूंगा गंडक और बलान की, मैं बात करूंगा कोसी और सोन की। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक सब मुख्यमंत्री बने, क्या आप सपना नहीं देखते हैं कि सीमांचल का कोई बेटा कभी मुख्यमंत्री बने, सीमांचल का बेटा प्राइम मिनिस्टर बने? किसकी देन है ये सारी चीजें? महानंदा बेसिन का क्या हुआ? जब कभी बाढ़ और कटाव की बारी आई, कोढ़ा हो या बड़ारी हो या सेमापुर, जब लगातार बड़े हमले हो रहे थे, सेमापुर में कई लोगों को जान मार दिया गया, जाति पूछ के मारा गया। क्यों पप्पू यादव के अलावा दूसरे को आने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? अपराधी के खिलाफ किसी को नाम लेने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? कारण क्या है? इन्हीं के यहां मुखिया जी किशनगंज में, जब पूरा किशनगंज 12 दिन बंद था, पप्पू यादव के बाद जाने के बाद खुलता है। सारे रास्ते पप्पू यादव से शुरू होते हैं। ये देन किसकी है? कोसी और सीमांचल की। और हम चाहते क्या है? आजादी, आर्थिक आजादी, हर आदमी के घर में शैक्षणिक सुविधा, आर्सेनिक पानी से मुक्ति,
आज सब कैंसर, दम्मा, हैजा, टीबी, कब तक पिएंगे आर्सेनिक पानी? कब तक पिएंगे हम आयरन पानी? कब तक पिएंगे क्लोराइड वाला पानी? कब तक मेरा दांत और हमारे यात्री गलती रहेगी? कब तक सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के लोग परेशान होंगे? अमित शाह जी अभी गए थे झंझारपुर। झंझारपुर के बगल में मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर मधेपुर की एक फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री दूध की थी। जो दुनिया में 2 फैक्ट्री बनी थी, एक गुजरात में, एक मधेपुर में, उस पर चर्चा नहीं किया। मधुबनी के 3 मिल, चीनी मिल बंद हो गया, उस पर चर्चा नहीं हुई। जोगबनी आए, पेपर मिल की चर्चा नहीं हुई। दरभंगा के पेपर मिल जो 750 बीघा में है, उसकी चर्चा नहीं हुई। कटिहार के जूट मिल की चर्चा नहीं हुई। क्या हुआ जूट? क्यों खत्म हो गई जूट? क्यों हमने सपना देखना छोड़ दिया? अब हम आए मखान और मक्का पे। हम आपको वचन देते हैं, जिस दिन सदन में हम जाएंगे, याद रखिएगा, सबसे पहली लड़ाई हमारी इस इलाके में मखान और मक्का और दूध। हमारी लड़ाई होगी इस इलाके में एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री। हमारी लड़ाई होगी इस इलाके में बाढ़ से मुक्ति। हमारी लड़ाई होगी पूर्णिया में हाई कोर्ट का बेंच। हमारी पहले भी लड़ चुका हूं 10 बार, चिट्ठी है, एक बार नहीं। हमारी लड़ाई होगी पूर्णिया को राजधानी बनाने की। यदि बिहार में, यूपी में 2 राजधानी है, 3, तो बिहार में 2 क्यों नहीं? एक पटना, दूसरा भागलपुर, सीमांचल मिथिलांचल के बीच पूर्णिया। हमारी लड़ाई सिर्फ आपकी होगी। हर मिनट हम जात, आज तक पप्पू यादव ने किसी से जात नहीं पूछा। हम कौन जात हैं ये मेरा बाप बताया। वो मेरा संस्कार हो सकता है। वो जन्म जिस जात में हम लिए हो या जिस जात ने किया हो, उसने हमें इंसान बनाया। उसने हमें हर लोगों के लिए जीना सिखाया। उस जात को, उस समाज को गर्व होगा पप्पू पे। उस समूह को, उस कोढ़ा के हर जात को गर्व होगा पप्पू पे कि मेरा पप्पू दुनिया की मदद करता है। मेरा पप्पू हर आदमी की सेवा करता है। इसलिए मेरी लड़ाई कोसी सीमांचल की आर्थिक आजादी की है। मेरी लड़ाई कोसी सीमांचल के हर हाथ को काम देने की है। मेरी लड़ाई 1.25 करोड़ लोग जो पलायन करते हैं, उस लड़ाई पलायन को रोकने की है। बाहर हम मजदूरों को मरने नहीं देखना चाहते। हमेशा मजदूर मर गए, पप्पू यादव पहुंचो। मजदूर मर गए, पप्पू यादव पहुंचो। कब तक? कब तक? कब तक कटिहार, अररिया, पूर्णिया के लोग बाहर? कब तक सुपौल के लोग बाहर? कब तक? कब तक आप दूसरों के लिए आप वोट मारते रहेंगे? मेरा सवाल यही है, यदि आपको भरोसा हो और लगे कि एक इंसान जो सबका बेटा है और सबका है, सबके लिए है, वो मर जाएगा, जाति नहीं करेगा, हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, वो प्रेम के अलावा नफरत की बात कभी नहीं करता। दुनिया वोट के लिए अलग अलग तरीके और विचार बदलते हैं। मैं सिर्फ रिश्तों के लिए अपने विचार को जिंदा रखता हूं। मैं विचार नहीं बदलता, मैं बस्तर नहीं बदलता, मैं कपड़े नहीं बदलता, मैं आदमी में फर्क नहीं करता हूं। ये नेता लोग करते होंगे। आपके सामने मैं सिर्फ आज एक बेटे के लिए की तरफ से आया हूं और यह कहने आया हूं कि कोढ़ा का हर व्यक्ति जिस जात का हो, चाहे वो पासवान हो या राम, चाहे शर्मा हो या जुला, ततमा हो या नुनिया, चंद्रवंशी हो या कुशवाहा, कुर्मी हो या धानु, मुसलमान भाई हो या यादव, राजपूत हो या भूमिहार, शाह हो या चौधरी, कलवार हो या जायसवाल, निषाद हो या मला, केवट, हर लोगों का जाति है। पप्पू का एक ही जाति है, वो है इंसानियत, और वो है मानवता, और वो है भगवान की जाति, वो है अल्लाह की जाति, वो है ईश्वर की जाति। मेरी कोई जाति नहीं, मेरी जाति नहीं है, मेरा घर है। कोसी सीमांचल मेरा घर है।
और मेरे ही घर में कोई हमें औकात बताए तो आप अपने पुत्र को, अपने भाई को शरण में ले लेना। मैं हमेशा इस बिहार की विपक्ष की भूमिका निभाया हूं। मैं इस बिहार के सारे 13 करोड़ लोगों के आंसू पोंछे हैं। मैं इस बिहार के हर बच्चों की उम्मीद बना हूं। मैं इस बिहार का, चाहे बिजली की लड़ाई हो, मैं वचन देता हूं आपको, जो लड़ाई वन नेशन वन इलेक्शन इन नेताओं का है, ये गलत। यदि कुब्बत है मोदी जी और मुख्यमंत्री जी, वन नेशन वन एजुकेशन करिए, वन नेशन वन हेल्थ करिए, वन नेशन वन जस्टिस करिए, वन नेशन वन जॉब करिए, वन नेशन वन इकोनॉमी करिए। यदि है हिम्मत, 6000 से निकालिए। हम जिस दिन आएंगे, मैं आपको वचन देता हूं, जिस जाति का बुनकर हो या शेरशाबादी कुलैया हो या शेखरा शेख हो या पठान खान हो या मुसैर निषाद हो या मला, जो जिस जाति का काम करता है, मखान, पप्पू यादव के आने के बाद ये 24 आप हमें दीजिए, 25 हम आपको देंगे। बिहार में आपको विश्वास दिलाता हूं, 24 एक बेटे को यह द्वार है, दुनिया देखना चाहती है। और कोल्हा यदि एक पिता के रूप में मेरे लिए खड़े हो गए तो मैं बिना किसी के हाथ जोड़े, मैं पूर्णिया, जिस मट्टी ने पप्पू यादव के शरीर में मुटकन लगा करके एक संस्कार दिया जीने का और दुनिया के लिए मरने का, लड़ने का, वह पप्पू इसी पूर्णिया से भारत की आवाज बनेगा और हर नफरत को मिटाने की ताकत रखेगा। पहले भी मैंने मिटाया है, आगे भी नफरत के रास्ते को बंद करेंगे, मिटाएंगे, हर आवाज को कुचलेंगे जो इंसानियत के बीच, जाति और धर्म के बीच नफरत पैदा करेगा। इसीलिए हम आपके बीच आए और यही कहने आज आए। इससे ज्यादा चूंकि दूर दूर से लोग आप आए, आपने जो आज आशीर्वाद दिया है मुझे, आपने जो आज हमें स्नेह दिया है, आपने जो आज रियल में पप्पू यादव को जीने की हमें ताकत दी है, हम बने ना बने, मैं वचन देता हूं, आप जानते हैं मेरे मुंह से निकला हुआ साथ, भगवान झूठ हो सकता है, चांद पे दाग लग सकता है, मेरे जुबान से कोई शब्द निकल गया, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन उस जुबान को वापस करना पसंद नहीं करता हूं। मैं कह के जाता हूं, मैं बनूं, एक मिनट, मैं बनूं ना बनूं, मैं रहूं ना रहूं, कोल्हा मेरी जिंदगी का हिस्सा आज से शुरू हो गया। आप डायरेक्ट पप्पू यादव के आइए, मैं एमएलए एमपी बनूं ना बनूं, कोल्हा के हर दर्द का निवारण पप्पू यादव, हर संकट का निवारण पप्पू यादव। कोल्हा के लिए मैं फोन लाइन आपको भेजूंगा, जेडी कोल्हा को उसके फोन नंबर आप लिख लीजिए, मैं आपको 2 नंबर दूंगा, आप लिखिए और डायरेक्ट आप अपनी समस्या बताइए और उस समस्या का निदान डायरेक्ट पप्पू यादव करके आपको भेजेगा। सिर्फ मेटर लिखाइएगा, आने की जरूरत नहीं होगी। ना जाए तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा, मैं दोगला का पैदाइश होगा यदि हर व्यक्ति, हर परिवार यदि न्याय ना मिले तो। इसीलिए मैं आपको यह बात, एक नंबर लिखिए, क्या नंबर है जी दीपक? 986 है, नहीं बोलो। जेडी का नंबर क्या है? जेडी नंबर बताओ। 766 766 79 34 28 9 फेन से लिखा बैठिए, फिर बोलो। 766 766 79 34
289। दूसरा नंबर दीपक, जो इमरजेंसी कभी भी हो, आप दो की बात करना है पप्पू यादव से, या 748 7 4 24775 743824775। ये दो नंबर मैं दे रहा हूं। इमरजेंसी हो इस पर तुरंत व्हाट्सएप करिए, हम काम करके भेजेंगे। हम रहें न रहें, कोरहा मेरे दिल में रहेगा। कोरहा ने मुझे जिंदगी की शुरुआत की है। दासी कटिहार के छात्र युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष, युवा शक्ति के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, फलका प्रखंड अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और सारे लोग जिस तरीके से कोरहा के एक एक गांव जाकर बुजुर्गों और युवाओं को आप अपनी ओर किया है, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सबको, मां को मैं पैर छू के प्रणाम। दीजिए, अरे वहां दीजिए। आपको मैं भरोसा देता हूं। और जो बुजुर्ग हैं हमारे लिए, मेरे रिश्तेदार,